अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 13 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यूज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। तो आइए इनका आगाज़ करते हैं। यहाँ पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, जो कि डेफिनेशन है करंट की। द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड। जैसे कि मैट्रिक में पढ़ के आए हैं आप लोग कि करंट की डेफिनेशन यही होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर यही ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस मांग रहा है, उसका रेट यानी कि टाइम से डिवाइड किया, तो ये आंसर आपका करंट आएगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑन पासिंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अराउंड इट। जो मैंने यहाँ पर डायग्राम हल्की सी आपको बना के दिखाई है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो चार्जेस रन कर रहे हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसकी सराउंडिंग में क्या क्रिएट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्योंकि वायर के अंदर हैं, तो वायर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वायर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसकी अराउंड आती है, सराउंडिंग में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अंदर होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके सराउंडिंग में रहती है। तो इसलिए यहाँ ये पूछ रहा है कि बताइए, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में से गुजर रहा होगा तो उसके अराउंड क्या बनेगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अब मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली ज़ीरो हो जाती है, जो कि सरफेस के अंदर है वायर के पास। सराउंडिंग में एक ही फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। चैप्टर 13 में ये टॉपिक है लास्ट में, इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से, पावर डिसिपेशन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप जब चैप्टर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई, यानी वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट है वो मिलके बनाता है इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहाँ पर उसी को पावर डिसिपेशन भी कहा जाता है एक रेजिस्टेंस के अंदर। तो ये इसकी यहाँ पर मुख्तलिफ फॉर्म्स दी हुई हैं। एक ऑप्शन तो पहला वी आई सही है, फिर ओहम लॉ आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, तो वहाँ से V की जगह पर वैल्यू रख दी आई आर, तो आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है। और ऐसे ही ओहम लॉ को अरेंज कर लें अगर आई के लिए, और वो आई ला के आप यहाँ रख दें तो V स्क्वायर अपॉन आर। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, रिलेटेड हैं पावर डिसिपेशन से, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये रिसेंट ईयर में एग्जाम में आ चुका है कि रेजिस्टेंस किसी वायर की, जैसे वायर के अंदर रेजिस्टेंस होती है तो वो किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। नीचे उन्होंने 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, उनमें से पिक करना है कि रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी या फिनोमेना वायर के लिहाज से किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं कुछ फार्मूलाज कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चैप्टर 13 में पढ़ा है, न्यूमेरिकल में भी लगाया, R इक्वल टू रॉ L अपॉन A। तो L उस वायर की लेंथ है, तो यानी लेंथ पे डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। एरिया A यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है, जितना एरिया कम होगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितना एरिया ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस कम होगी। तो लेंथ और एरिया पे तो करती है। फिर टेम्परेचर का एक फार्मूला आपने बनाया था, फ्रैक्शनल टेम्परेचर कोफिशिएंट के हवाले से फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस में एक फार्मूला बना था। तो ये रेजिस्टेंस टेम्परेचर जो ज़ीरो के अलावा हो, ये रेजिस्टेंस ज़ीरो पर, तो ये आप देख सकते हैं कि ज़ीरो की रेजिस्टेंस कम आएगी और किसी और टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जैसे आप किसी बार का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो फिक्स एटम्स उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और यूँ यहाँ पर आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज इसलिए हो जाती है कि रेजिस्टेंस, वो जो फिक्स एटम कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि वो जब उनका एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन बढ़ता है तो उनका चांस ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो फ्री चार्जेस से टकराएंगे। तो इट मीन्स टेम्परेचर पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो एक आखिरी ऑप्शन रह गया इलेक्ट्रिक करंट। करंट तो वायर में से पास होता है, जो कि इफेक्ट है किसी EMF का, तो ये सर्किट का करंट होगा, इसका वायर से कोई ताल्लुक नहीं है या रेजिस्टेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन्स
इलेक्ट्रिक करंट इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये एमसीक्यू पास पेपर में काफ़ी बार आ चुका है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर हमने एक वायर ली और उसको दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया तो आप बताइए जो रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको आप न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर चुके हैं रॉ के हवाले से, वो अलग अलग पार्ट जो हमने कट दिए, अब कट कर दिए दो पार्ट में, तो हर पार्ट की रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो बेटा जैसे न्यूमेरिकल में हमने देखा है कि रॉ एक कांस्टेंट है और रॉ की वैल्यू होती है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग, यानी आयरन के लिए इसकी वैल्यू अलग है, सिल्वर के लिए इसकी वैल्यू अलग है, तो रॉ एक कांस्टेंट है। तो आप अगर किसी वायर को तोड़ दें 4 पीस में या 2 पीस में, तब भी वो वायर उसी मटेरियल का रहेगा, तो उसकी रॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज। यानी वायर के साथ आप कुछ भी कर दें, उसको खींच दें, उसको पीसेस में काट दें, लेकिन रॉ इन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करेगी, रॉ मटेरियल की है और वो हमेशा सेम रहेगी, प्रीवियस वन जैसे पहले थी। तो इट मीन रिमेन द सेम इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बेटा ये अगला सवाल आ गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आपने चैप्टर 13 पढ़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पैरेलल की ही बात हो रही है और हमें पता है पैरेलल की पहचान ये है कि उसमें जो वोल्टेज मिलता है वो तीनों को सेम मिलता है। मैं फिर रिपीट करूँगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर लगे होते हैं तो उनका वोल्टेज जो बैटरी से आता है वो तीनों के लिए सेम आता है। तो यहाँ पर उन्होंने पैरेलल में लगाकर एक का वोल्टेज हमें दे दिया है कि 5 ओम रजिस्टर का वोल्टेज है 6 वोल्ट। आप बताइए जो बाकी रजिस्टर्स हैं उनकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, तो वो भी 6 वोल्ट ही होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सबका क्या होगा, सेम होगा। चलते हैं आगे। ये भी एक पुराना एमसीक्यू काफ़ी टाइम पहले आ चुका है कि रजिस्टर का करंट पहले आई था, अब हमने क्या करा कि उसके करंट को 3 टाइम बढ़ा दिया, 3i कर दिया। तो सवाल अब ये है कि बताएं पावर डिसिपेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे फॉर्मूला ऊपर भी हमने पढ़ा P = VI, अब करंट जब आपने 3 टाइम बढ़ा दिया तो इट मीन्स करंट बढ़ाने से जो इसकी पावर है वो भी 3 टाइम बढ़ जाएगी। बहुत आसान एमसीक्यू है। चलते हैं आगे। ये अगला सवाल आ गया है जो कि रिलेटेड है सेल से। याद रहे बेटा, सेल आपके इस चैप्टर में आखिर में हमने एक टॉपिक है वो देखना है जिसमें सेल्स को हम पैरेलल और फिर सीरीज में लगाते हैं। तो पैरेलल का ये सवाल यहाँ पर आ गया है कि हमने सेम वोल्टेज के 3 सेल लिए हुए हैं जिनका वोल्ट 2 वोल्ट है। सवाल आपसे ये कर रहा है कि बताएं अगर तीनों को पैरेलल में लगा दी जाए तो उस कॉम्बिनेशन की नेट ईएमएफ उन तीनों की वजह से बन रही होगी वो कितनी होगी। तो बेटा आप बुक में भी देख लीजिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर सेल का होगा तो उसमें जो तीनों का अलग अलग ईएमएफ होती है वही नेट ईएमएफ आती है, यानी वोल्टेज तीनों का सेम रहता है। यानी यहाँ पर आप चाहे 2 सेल लगा दें 3 सेल लगा दें लेकिन सबकी ईएमएफ सेम रहेगी। इट मीन्स इसका आंसर 2 वोल्ट आएगा, यानी नेट ईएमएफ भी उन तीनों के ही बराबर होगी। चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू सामने आ गया है, ये रिलेटेड है चैप्टर 30 में लास्ट टॉपिक एक है जहाँ पर पढ़ेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान एक रिलेशन। तो याद रहे जो ईएमएफ है ये असल में बैटरी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं यहाँ पर V, ये जो तारों में आपका वोल्ट जाएगा ये उसको शो कर रहा है। तो याद रहे हमेशा ईएमएफ E और V या तो ये इक्वल होंगे या E हमेशा ज़्यादा होगा V से, E हमेशा ज़्यादा होगा V से, या फिर E इक्वल होगा V के, ये कभी भी V से कम नहीं हो सकता। क्योंकि जब बैटरी उस सर्किट का हिस्सा बन जाती है तो कुछ रेजिस्टेंस बैटरी में से भी करंट गुजरते वक्त ज़ाया होती है। तो इसलिए ये जो फार्मूला मैंने नीचे लिखा है अलग से, ये बुक बुनियादी फार्मूला जो बुक में आपको मिलेगा कि ये ईएमएफ जो टोटल है बैटरी की वो बराबर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस IR। ये IR जो है ये वो वोल्टेज जो ज़ाया होगा बैटरी में से करंट को गुजारते वक्त। इट मीन्स अब ऊपर दिए ऑप्शन में जो आपका पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है कि इसी फॉर्मूले को अरेंज कर दिया गया, IR प्लस का था के माइनस का हो गया और यूं फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर बता दूं, ईएमएफ बैटरी की होगी
और V जो वोल्टेज तार में रन करेगा वो है, और EMF हमेशा ज़्यादा रहेगी क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस बैटरी में से भी होगी और वो यहाँ पर ज़ाया हो जाएगा कुछ वोल्टेज बैटरी में से करंट गुजारते। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट MCQ आपके सामने आ गया है। दो रजिस्टर लिए गए और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आपको पता है सीरीज में करंट सेम रहता है, तो यहाँ पर ये उन्होंने बताया कि R1 की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है और R2 की रेजिस्टेंस R1 की निस्बत कम है। तो अब सवाल ये कर रहे हैं कि द हीटिंग वुड भी, यानी समझने वही बात कर रहा है जो पीछे हमने फॉर्मूला पढ़ा है पावर डिसिपेशन का, उसी से हीट जनरेट होती है। तो P इक्वल टू VI, और अब क्योंकि यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं दोनों रजिस्टर तो इसलिए उसमें करंट सेम रहेगा, तो हमने ये वाला फॉर्म लगा दिया P इक्वल टू I स्क्वायर R, ये वाली फॉर्म लगाकर अब जहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पर ही हीटिंग भी ज़्यादा होगी। ये फॉर्मूला ज़्यादा कि P इक्वल टू I स्क्वायर R, कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो क्योंकि R1 ज़्यादा है इसलिए R1 से पावर डिसिपेशन भी क्या होगी या हीटिंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी हीटिंग या पावर डिसिपेशन डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भले से दोनों तारों को सीरीज में जोड़ दें मगर जब करंट फ्लो करेगा R1 में से तो वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से ज़्यादा हीट अप हो जाएगा एज कंपेयर टू R2। चलते हैं आगे। तो यहाँ भी वही जो पीछे हमने पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला पढ़ा उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैंने यहाँ मेंशन करा कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हैं, और वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम, इट मीन्स ये एनर्जी बन गई। और अब क्योंकि यहाँ पर एनर्जी दी हुई है, यहाँ पावर की बात अगर पावर की बात होती है टाइम नहीं आता मल्टीप्लाई में, क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई में आने की वजह यही है कि पावर इनटू टाइम क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो इसमें से पिक करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी वहाँ पे आ रहा है I स्क्वायर R इंटू टी, बाकी इसमें T नहीं आ रहा तो इसमें V स्क्वायर अपॉन R नहीं आ रहा। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो घरों में बिल आते हैं हमारे के इलेक्ट्रिक के, ये बोल रहे हैं जो उसका कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होगा। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। तो बेटा ये आपके सामने एक अगला MCQ आया है जो कि रिसेंट ईयर में आ चुका है कि जब ये आप ये चाहते हैं कि आपका करंट बढ़े सर्किट में लेकिन उसका वोल्टेज इफेक्ट ना हो, चेंज ना हो, तो आप बैटरीज को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। सवाल फिर सुन लें कि वो कह रहे हैं कि आपको अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रखना हो और करंट को बढ़ाना हो तो आप बैटरीज किस कनेक्शन में जोड़ेंगे। तो इसका आंसर यही है कि आप पैरेलल में जोड़ें। ये पीछे ऊपर एक MCQ आया भी था कि पैरेलल में हम जब भी जोड़ेंगे तो सेम EMF के सेल लगाते हैं और जो नेट EMF बनती है वो भी इंडिविजुअली जो उनकी होती है उसके बराबर आती है, लेकिन उनके सेल बढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि आप करंट जो है बढ़ा सकते हैं। तो ये MCQ वैसा ही है कि आपको वोल्टेज चेंज नहीं करना है लेकिन आप करंट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप बैटरीज को पैरेलल में लगा दें। चलते हैं आगे। तो तमाम बच्चों को ये बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने पास पेपर के सारे MCQs जो चैप्टर 13 से आए हैं मेजॉरिटी MCQ आपको दिखा दिए हैं। अब ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको बार बार दोहराएं और वो जो 40 मार्क्स का सेक्शन A आपका आने वाला है MCQs का, रियली जस्ट गो फॉर इट। आप कर सकते हैं। बहुत ही प्रीशियस नंबर MCQs के पूरे कैरियर के लिए आपके हैं। आपका चैप्टर 13 के लाजमी 39 में 2 से 3 MCQs लाजमी चैप्टर 13 से आएंगे। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन तमाम को कितनी बार दोहराते हैं और हर MCQ पे वर्किंग कीजिए। उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बुक में ढूंढिए और गलत जो हैं वो भी बुक में ढूंढें कि वो गलत क्यों हैं। जब आप सोचने लगेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये MCQs आपके लिए आसान हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।